नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी मेरे प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद ना जी। मैं हूं रविंद्र शेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल फीस भारती पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का कक्षा 10th का वीडियो लेक्चर का पहला लेक्चर है। तो आज हम यहाँ से पहले भौतिकी को चैप्टर भौतिकी शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि मेरा जो टारगेट है वो क्या है, 80 में 80 है ना। थोड़ा देर के लिए तो आपको मजाक लगेगा कि नॉट पॉसिबल, आएगा, बने रहेंगे, ठीक है। मेहनत करेंगे तो इतना भी आ सकता है, प्रयास जारी रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसको शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा हम हल्का सा हम क्या करते हैं, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स क्या है, और इससे पहले साइंस क्या है ना। फिजिक्स क्या है और इससे पहले साइंस क्या है। साइंस जिसे हम अपनी भाषा में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब वी और प्लस ज्ञान। वी का मतलब क्या, विशिष्ट, और ज्ञान तो देख ही रहे हैं, नॉलेज है ना, जानकारी। मतलब किसी चीज के बारे में विशिष्ट जानकारी अगर है तो वो क्या कहलाएगा, विज्ञान, ठीक है। विज्ञान किसे कहते हैं? अगर इसको हम सिस्टमैटिक मेथड से इसका डेफिनेशन लिखे तो इसका हो जाएगा कि किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, है ना, विशिष्ट व क्रमबद्ध, जैसे तैसे नहीं, एक सिस्टम से क्रमबद्ध तरीके से, है ना, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अगर हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको आपको समझाएं, जैसे हम कहें कि एक गमला में पौधा लीजिए, या हम कह सकते हैं कि गमले में एक पौधा था, वो पौधा क्या हो गया, वो पौधा मर गया, या हम कह सकते हैं वो पौधा मुरझा गया। तो अगर हम कहें कि पौधा मुरझा गया है तो इसके पीछे की क्या मतलब क्या रीजन है कि ये पौधा मुरझा गया। तो ऐसा करते हैं कि इसको देखते हैं क्या, कि इसमें हम डेली पानी डालते हैं, है ना। पानी डालने के बाद इसमें देख रहे हैं कि पौधा क्या हो गया है, हरा भरा हो गया। तो मुझे पता चला कि अच्छा, ये जो पौधा है वो पानी के बिना सूख रहा था, है ना, पानी की कमी हो गई थी, इसलिए क्या हो रहा है, सूख रहा है। तो यहां से हमें एक नॉलेज प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको जब हम एक शास्त्र के अंतर्गत एक हम सब्जेक्ट के रूप में जो पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, विज्ञान। क्लियर हो गया। विज्ञान का ही एक ब्रांच है फिजिक्स। विज्ञान के और भी ब्रांच हैं, केमिस्ट्री, हिंदी में बोलेंगे रसायन शास्त्र, और एक और जो ब्रांच है वो है बायोलॉजी, जिसको बोलेंगे हम जीव विज्ञान, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, कहता फिजिक्स जिसे हम भौतिकी कहते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिका से बना है, और ग्रीक भाषा में फ्यूजिका का मतलब होता है प्रकृति, नेचर, है ना। मतलब यह हो गया कि प्रकृति का जो अध्ययन होगा, प्रकृति का जो अध्ययन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। तब सवाल है कि सर प्रकृति में हमें ऐसी क्या चीजें देखने के लिए मिलेगा। तो प्रकृति में, नेचर में अगर चारों तरफ अगर नजर टिकाइएगा, देखिएगा चारों तरफ, आप नजर घुमा करके देखिएगा तो आपको दो चीज मिलेगा। एक पदार्थ जो आपको दिख रहा है ना, और नहीं भी दिखने वाले कुछ पदार्थ हैं, और एक चीज आपको इसमें इंक्लूड करना होगा, ऊर्जा। तो भौतिकी में हम लोग पदार्थ एवं ऊर्जा के बारे में, है ना, और इनके बीच जो भी अंतर संबंध है इसके बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना। और इनके कारण जो भी घटनाएं घट रही है उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है, हम लोग कह सकते हैं कि जो फिजिक्स है
वो क्या है? तो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, शॉर्ट में, नो लंबा लिफाफा, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? भौतिकी कहलाता है। अब अगर यहां आपसे कहा जाए कि इसकी जो सबसे डिटेल जानकारी, यानी कि इसका जो जनक होगा, ये सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। अब यहाँ चूंकि आप कक्षा 10th में पढ़ रहे हैं, तो इसमें यह भी देख लीजिए कि सर 10th फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो कहता है कक्षा 10th में जो पढ़ना है आपको, वो प्रकाश का परावर्तन, फिर पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन। तो 2 चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर। फिर पढ़ना है आपको मानव नेत्र, और क्या पढ़ना है? वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण और वायुमंडलीय अपवर्तन। इतने चीज पढ़ने हैं। और क्या पढ़ना है? चौथा नंबर में आपको पढ़ना है विद्युत धारा। और क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना है आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये सब चैप्टर है कक्षा 10वीं की, जो बिहार बोर्ड में जहां से प्रश्न आता है, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। फिर छठा में है आपको पढ़ना ऊर्जा स्रोत। तो इसमें सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो आइए यहां से सबसे पहले, अगर प्रकाश ही पढ़ना है, अगर प्रकाश का परावर्तन में, तो सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में जानकारी होना चाहिए। लाइट क्या है? तो कहता है कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का क्या है? रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। इसका यूज क्या होता है? तो जिसके सहायता से हम या अन्य प्राणी किसी वस्तु को, या कह सकते हैं रंग बिरंगे संसार को है ना, देख पाते हैं। अगर हम ये कहें कि प्रकाश हमारे और आपके बीच खत्म हो जाए, दम खत्म, तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाइएगा? अगर इस रूम में ही हम क्या करें, लाइट को बिल्कुल हम अच्छी तरीके से बंद कर दे, तो क्या यह जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जिसके माध्यम से आप हमको देख पा रहे हैं, ये देख पाइएगा? बिल्कुल नहीं। तो हम वही कह रहे हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है ना। जैसे उष्मीय ऊर्जा के कारण कोई वस्तु गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है ना। जिस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा होता है, जिस प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा होता है, जिस प्रकार से ध्वनि ऊर्जा होता है, उसी प्रकार से प्रकाश भी एक क्या है? ऊर्जा है। ठीक है। तो हमने इसीलिए कहा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी सहायता से हम यानी किसी वस्तु को या रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। यह घिसी पिटी डेफिनेशन हो गया प्रकाश का। यहां से एक चीज इंक्लूड किया जाता है कि किसी वस्तु को देखते हम कैसे हैं? क्या सिर्फ लाइट रहना काफी है? अगर लाइट है तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? देख ही पाएंगे। तो इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और यहां पर आप है। कहता है कि अगर हम या आप कोई भी हो, अगर इस ऑब्जेक्ट को तभी देखेगा, जैसे मान चलो कि यहां पे आप ही है, कोई ऑब्जेक्ट में हम आप ही को ले लेते हैं, तो कहता है कि सबसे पहले प्रकाश इस पे पड़ना चाहिए। अब प्रकाश जो भी है इस पे पड़ा, तो ऐसा नहीं है कि हमारी आंख तक नहीं आए, ये हमारी आंखों तक आने चाहिए। समझ में आ रहा है?
अब यहाँ पे जब आएगा तब यहाँ पे लेंस होगा, लेंस के द्वारा अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर इमेज बनेगा, रेटिना पर इमेज बनेगा तो वहां से संवेदना उत्पन्न होगा, संवेदना वही संवेदना आवेग में बदलेगा, वे आवेग दृक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक जाएगा, फिर मस्तिष्क से देखने की अनुभूति होगी, यानी कि हम उस वस्तु को देख पाएंगे। अब ये लड़का जो है ये है मान के चलो गया में है और हम है दिल्ली में, सपोज दैट, ऐसे हम दिल्ली में नहीं हैं लेकिन मान के चलिए कि हम दिल्ली में हैं, तो क्या ये गया में है तो उस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा हो? बिल्कुल पड़ रहा होगा, लेकिन लौट करके हमारी आंखों तक आए तब तो, है ना। कहेगा तो सूरज को कैसे देख लेते हैं सर? तो सूरज कहाँ, अनंत दूरी पर है और वहां से प्रकाश यहाँ पर आ रहा है तो हम लोग सूरज को देख पाते हैं, तो भी 12 बजे दिन में नहीं, सुबह हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो वही बात हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रकाश को किसी वस्तु पर पड़ना होगा और पड़ने के बाद हमारी आंखों तक उसे पहुंचना होगा, तभी हम उस वस्तु को क्या करेंगे, देख पाएंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं मैटर को, अब देख लेते हैं कि प्रकाश की विशेषताएं क्या हैं। आइए उस पर विचार करते हैं, प्रकाश की गुण क्या है। तो यहां पर एक टॉपिक हम दे रहे हैं, प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला चर्चा क्या हो जाएगा, कहता कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्लियर? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इस बात का मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं पे लाइट सोर्स है और उससे निकली हुई प्रकाश है तो वो प्रकाश कैसे चलेगा, सीधा। ऐसा नहीं है कि लाइट सोर्स यहां से निकले, लाइट सोर्स से प्रकाश निकलेगा तो ऐसे टेढ़े मेढ़े चलेगा। कहेगा सर ये बात हम नहीं मानेंगे, मत मानिए। हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम इस बात को क्लियर करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि कैसे। तो आप ऐसा करिए कि एक सीधा पंप ले लीजिए, ले लिए सीधा पंप। अब यहां से क्या करिए कि आप एक ऑब्जेक्ट को देखिए, एक ऑब्जेक्ट में मान लीजिए आप अपने यहां मित्र को ही रख लीजिए, या हटाइए आप अपने मित्र का नाम लिख लीजिए। आपका मित्र का नाम है मान लीजिए रवि ही है, तो रवि यानी कि आर, एक अक्षर हम लिख दिए हैं सिंपल भाषा में एक पेज पर, और कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन में मत आ जाइए। देख लेंगे कैसे देखे होंगे, तब प्रकाश इस पर पड़ा होगा, प्रकाश इस पर परावर्तित होकर के ऐसे हमारी आंखों तक आ रही होगी, तब हम इस जाकर के इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। क्लियर हो गया? अब क्या करो कि इस पंप को कर दो टेढ़ा, इस पंप को कर दो टेढ़ा ऐसे। आप जब टेढ़ा कर देंगे तो आप बताइए कि ये जो लिखा हुआ अक्षर है ये दिखेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रकाश सीधा चलता है, अब यहां अवरोधक आ गया, अब हमारी आंखों तक नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता कि ऐसे पहले आता, पहले ऐसे होता, फिर यहां से ऐसे मुड़ जाता, फिर यहां से ऐसे मुड़ता, तब जाकर के हम उस ऑब्जेक्ट को देखते। लेकिन प्रकाश कैसे चलता है, सीधा, तो इसलिए हमें ये ऑब्जेक्ट अब दिखाई नहीं देगा। इसको समझाने के लिए एक और बात हम कह सकते हैं, कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, देखिएगा। यही करते हैं हम, रोल ले लेते, रोल पेपर बना लेते हैं, एक पेपर का मतलब वही बेलनाकार शेप में उसको बना लेते हैं भैया, और यहाँ पर हम एक टॉर्च को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो आप देखिएगा तो यहाँ से ऐसे इस प्रकार से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से प्रकाश ऐसे चला होगा, सीधे सीधे निकल गया। लेकिन इस पंप को जैसा ही क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, अब ये लाइट मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यहां से एक बात क्लियर हो गया कि सर प्रकाश कैसे चलता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। आगे बढ़े, बात को आगे बढ़ाए, चलिए आगे। दूसरा में कहता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। यहां पर हम बस आपको इतना ही कह पाएंगे, क्योंकि 12th का जबरदस्त टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग। आप इंटर की जब पढ़ाई करोगे तो वहां पर और इसका विस्तृत जानकारी मिलेगा। हम आपको बस यहां पर इतना ही जानकारी देंगे कि जो प्रकाश है वो दो रीजन से, एक विद्युत और एक चुंबकीय,
एक विद्युत और एक चुंबकीय। ये दो कारणों से उत्पन्न होता है, विद्युतीय कारण और चुंबकीय कारण से। ठीक है, बस इतना ही हम कह पाएंगे। और चूंकि यहां पर बोला गया है तरंग, तो तरंग क्या है पहले उसको भी समझा देते हैं। तरंग ये भी कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। तरंग क्या है, तो आप ऐसा करिए कि एक शांत जल में क्या करो, एक पत्थर को मारो। यहाँ पे जैसा ही पत्थर मारते हो तो आप देखेंगे कि गोल गोल इस प्रकार से यहां से बढ़ते जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहां का पानी यहां आया, फिर यहां का पानी यहां आया, फिर यहां का पानी यहां आया, यहां का पानी यहां आया? नहीं, सिर्फ इतना हुआ कि जैसे ही पत्थर को हम पानी में छोड़े या मारे या जो भी करे, तो पत्थर में जो भी ऊर्जा था वो अब पानी को मिल गया है। अब पानी के जो भी कण जहां पे पत्थर पड़ा वहां पे ऊर्जा उस पानी के कण को ट्रांसफर हुआ, और वही कण अगले को ट्रांसफर किया एनर्जी, और वही एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो वही मुझे एक लगता है कि पानी जा रहा है, लेकिन पानी नहीं, वो एक तरंग है जो ऊर्जा को क्या कर रहा है, ले जा रहा है। समझ में आया? तो यहां से हमने ये समझा कि ये क्या है, यहाँ पे तरंग है। यहाँ पे ये कौन सा तरंग बना है, तो जल तरंग बना। समझ में आया? तो उसी प्रकार से प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कहीं पे क्या है, लाइट ऑफ सोर्स है, वहां पे क्या होते होंगे, तो आवेश ऑसिलेट करते होंगे, दोलन करते होंगे। वही आवेश जब ऑसिलेट करता है तो वहां विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब होती है तो फिर वही जब वाइब्रेट करता है यानी ऑसिलेशन करता है आवेश, तो वहीं पे वो तरंग उत्पन्न होता है। और वो जो तरंग उत्पन्न हो रहा है उसी का नाम यहाँ पे है विद्युत चुंबकीय तरंग। और वहां से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको बोला गया है विद्युत चुंबकीय तरंग। बस इतना ही अभी काफी। तीसरा में हम अब जानते हैं क्या, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग में या तो मैं क्या करूं, यहीं पर लिख दूं, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग होता है। तरंग एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश क्या कर रहा है यार, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग में भी कौन सा तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर हुआ? तो ये भी आपको समझा दे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। कहता है कि अगर माध्यम का कण इस डायरेक्शन में ऑसिलेट होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और तरंग इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, है ना, परपेंडिकुलर, यानी हम कह सकते हैं कि अगर तरंग की दिशा माध्यम के कंपन के गति के दिशा के क्या हो, लंबवत हो, तब उसको हम कहेंगे अनुप्रस्थ। समझ में आ रहा है? अब अगर माध्यम का कण इधर की तरफ ऑसिलेट करे, है ना, इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में तरंग आगे जाए, तो इस तरंग को बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। अभी बस शॉर्ट में इतना है, आपका क्लास चल रहा है प्रकाश। तो हमने कहा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग में भी कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तीसरा, प्रकाश के पास कणीय प्रकृति भी होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कई वैज्ञानिक है जो यह मानते हैं कि प्रकाश एक तरंग है तो यह कण प्रकृति भी शो करता है। यह भी कक्षा 12वीं की कॉन्सेप्ट है, ये इंटर का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर और इसका डिटेल में जानेंगे। बस हम आपको इतना ये समझा करके चलेंगे कि जिस प्रकार से कि दूध का पैकेट है, उसको अगर कहीं पर फेंक दें, हम पटक दे, तो उससे क्या निकलेगा, दूध निकलेगा। तो उसी प्रकार से कहता है कि प्रकाश जो है फोटॉन से बने होते हैं, या कह सकते हैं कि प्रकाश फोटॉन के रूप में रहते हैं। और यही फोटॉन जब किसी सतह पे पड़ता है तो वहां से ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है। तो यहाँ जो फोटॉन बोला गया है, इसी को यहाँ पर कण के जैसा भी है, माने इसी को यहाँ पे कण के रूप में बोला गया है। यह फोटॉन एक सा कण है जिसके पास कोई मास नहीं होता है, यानी मासलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब चार्जलेस होता है। समझ रहे हैं? तो वहीं पर यहाँ पर इतना शॉर्ट में जानिए कि हाँ, प्रकाश के पास कणीय प्रकृति भी होती है। कणीय प्रकृति में क्या, फोटॉन, यहां पर ये जान लीजिए। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि बताइए प्रकाश क्या है, तो निम्नलिखित में क्या है, तो फोटॉन। आइए मार दीजिए तुम इसको। चलिए चौथा नंबर में कहता है प्रकाश संचरण के लिए, माने प्रकाश को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हम कहें साउंड,
ध्वनि। तो अगर हम कहें कि चलते हैं चंद्रमा पे और वहां पर एक अपने मित्र को भी साथ में ले जाते हैं और मित्र को बोलते हैं उसके जन्मदिन पर, उसके जन्म दिवस पर हम बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे, तो ये हैप्पी बर्थडे क्या उसको सुनाई देगा? क्यों नहीं सुनाई देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, यानी निर्वात की पोजीशन वहां पे है, तो इसलिए वहां पे आवाज सुनाई नहीं देता है। आगे पढ़िएगा, या तो फिर पढ़े होंगे कि अंतरिक्ष में एक दूसरे का आवाज सुनाई नहीं देता क्योंकि वहां निर्वात है, कोई मीडियम नहीं है, हवा जल माध्यम है, सब कुछ नहीं है, इसलिए आवाज सुनाई नहीं देता है। लेकिन कहता है प्रकाश वहां होता है। अगर लाइट वहां पर, अगर मतलब मान लीजिए दिन का समय है अंतरिक्ष में, अगर सूर्य चंद्रमा पे चले गए, वहां दिन का समय है, तो वहां सूर्य का लाइट पहुंचेगा। इसका मतलब है कि माध्यम नहीं भी रहेगा तो प्रकाश वहां पे संचरित होगा। क्लियर हो गया? तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गया? यानी हम कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, यानी कि यह निर्वात में भी गमन करता है। क्लियर हो गया? 5वां नंबर में कहता है प्रकाश अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चालों से, अलग अलग चालों से गति करता है। समझ में आया? अलग अलग चालों से गति करता है का मतलब क्या हो गया? अगर हम 3 मीडियम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं एयर, एक ले लेते हैं वाटर, इतना दूर से इधर क्या है? वाटर है, और इधर क्या है? मान लीजिए कांच, ग्लास से कांच। अब अगर हम ये कहें कि ये रहा प्रकाश किरण, इस तरीका से एंट्री करते हुए इधर जा रहा है। क्लियर हो गया? कहता है कि इधर जो प्रकाश की चाल होगी वो अलग, इधर जो प्रकाश की चाल होगी वाटर में वो अलग, और इधर जो चाल होगी वो क्या होगी? अलग होगी। कहता है कि एयर में जो प्रकाश की चाल पाई जाती है या निर्वात में जो पाई जाती है लगभग 3 पर पावर 10, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। वही अगर वाटर में चले जाते हैं तो वाटर में इसकी चाल घट करके हो जाता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही कांच में चले जाते हैं तो इसका जो स्पीड होता है 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम वही समझाने का ट्राई किया यहाँ पर कि प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चालों से गमन करता है। क्लियर हो गया? तो ये प्रकाश के कुछ और विशेषताएं हैं। आप अगर चाहते हैं कोई और विशेषता कमेंट में बता दीजिए, ठीक है? आप खोजिएगा कि इसकी और क्या क्या विशेषताएं होती है। अब चलिए मैटर को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला टॉपिक है आपके सामने प्रकाश स्रोत। स्रोत मतलब जिससे जो चीज उत्पन्न होता है वो उसका स्रोत हो गया। समझ में आ रहा है? जिससे जो चीज उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्रोत। यहां पर से हम परिभाषा दे सकते हैं इसका। क्या दे? क्या दे? क्या दे? क्या दे? कहता है कि जिस स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्या बोला? कि जिस स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में बोला जाए किससे किससे प्रकाश उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले तो दम जो सबको लाइट दे रहा है सूर्य, और ले लीजिए तारे, और ले लीजिए मोमबत्ती, और ले लीजिए दीप या दिया भी कह सकते थे, है ना? एडीसी कर ले यहाँ पे। ये इतना क्या हो गया? इतना हो गया प्रकाश स्रोत। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश स्रोत, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों खास प्रकार के प्रकाश स्रोत है, ये अलग प्रकार के। तो यहाँ से इसको अंतर स्पष्ट करने के लिए हम आपको बता देना चाहेंगे प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, है ना? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो डायरेक्ट नेचुरल तरीके से है, अवेलेबल है हमारे नेचर में, तो जैसे सूर्य, तारे, जुगनू,
खत्म। मानव निर्मित अगर बोला जाए तो मानव निर्मित में क्या हो जाएगा, दीप, बल्ब, ठीक है, और ले लीजिए लालटेन, etc। ये सब क्या हो जाएंगे, मानव निर्मित प्रकाश। इसको हम लोग खुद बनाए हैं, ये नेचुरल तरीका से नहीं है, ये लोग, इसको कौन बनाया, मानव बनाया। तो ये सारे के सारे प्रकाश स्रोत क्या है, मानव निर्मित, और ये सारे के सारे प्रकाश स्रोत क्या है। तो अब आपका मन में सवाल होगा कि सर प्राकृतिक में तो आप मून भी लिख सकते थे, मून भी तो लाइट देता है सर, चांदनी रात जिसको हम लोग बोलते हैं, चांदनी रात में तो लाइट आता है सर। तो आपको बता देते हैं कि चांदनी रात में जो आपको लाइट देखने के लिए मिल रहा है वो लाइट चंद्रमा का नहीं है। तो वो लाइट किसका है, तो कहता है वो लाइट जो है सूर्य से चुरा करके हम लोग को देता है। कहता है कि अगर यहाँ पर क्या है, चंद्रमा है जो किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के, है ना, और ये किसका चक्कर लगा रहा है, तो सूरज के। तो कहता है सूरज से जो भी इसको लाइट मिलता है ये परावर्तित करके कहाँ देता है, सूरज को जितना, तो पृथ्वी को देता है। तो जितने दूर में ये लाइट मिल पा रहा है, जितने दूर में ये लाइट मिल पा रहा है उतने दूर में लगता है कि चांदनी रात है ना, 14 दिन चांद, मतलब कि 14 दिन चंद्रमा दिखता है, 14 दिन नहीं दिखता है। तो इसका मतलब ये हम आप कहना चाह रहे हैं कि यानी कि जो चंद्रमा है, मून जो है ये जो लाइट हमें दे रहा है, लाइट जो हमें दे रहा है, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, बताइए, सूरज से। तो ये सूरज से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। ये जो है मून जो है ना, मून जो है वो प्रकाश का स्रोत नहीं है। अगर मून प्रकाश का स्रोत होता तो आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आईना को हम यहाँ पे क्या करते, छिपा के रख देते, आपको देखने नहीं देते, और एक अंधेरे कमरे में क्या करते हैं, लाइट को उस पर टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च का लाइट पड़ेगा परावर्तित, तो क्या कहेंगे हम कि दर्पण प्रकाश स्रोत हो गया। बिल्कुल नहीं, दर्पण प्रकाश स्रोत कैसे होगा, वो तो कहीं और से प्रकाश दे रहा है। तो चंद्रमा भी तो कहीं और से प्रकाश दे रहा है, तो चंद्रमा प्रकाश स्रोत नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, है ना। जो भी वस्तु होता है वो दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं, तो उसके आधार पर प्रकाश जो है वो कितने प्रकार के हम आपको बताएंगे यहाँ पे, दो। कौन कौन सा सर, वस्तु कितने प्रकार के हम आपको बताएंगे, दो। एक प्रदीप्त वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या हो गया, कहता है वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सूर्य, ये सब तो दम हमेशा प्रकाश देते ही रहता है, तारे, जलता बल्ब, है ना, जलता लालटेन, तो ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये सब हो जाएंगे प्रदीप्त वस्तु, है ना। जलता बल्ब हमने इसलिए क्या, क्योंकि डायरेक्ट अगर बल्ब लेंगे और उसको हम बिजली ही नहीं देंगे तो क्या वो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, बिल्कुल नहीं। तो जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, तो जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बोलो, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ये वाला पेन, क्या ये लाइट उत्सर्जित कर रहा है, नहीं। आप मतलब कि आप नहीं, यहाँ पे मनुष्य बोलिए, मनुष्य कैसा वस्तु है, या कोई भी जीव नहीं, जुगनू को छोड़ करके। ईंट ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। मनुष्य के मामले में ऐसा बोला जाता है कि जो ज्यादा गोरा है वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है ना, हम लोग बोल चाल के भाषा में बोल देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना, कि कोई गोरा है तो वो प्रकाश दे रहा है, यानी कि कोई अंधेरे कमरे में अगर चले गए तो उसमें लाइट की, वहां पे लाइट का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है।
आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग को जानना है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है? कहता है कि आप प्रकाश को पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है वो फिजिक्स का जो ब्रांच है एक्चुअली वो ऑप्टिक्स का चैप्टर है। ऑप्टिक्स को दो रूप में, एक रे के रूप में पढ़ते हैं और एक वेव के रूप में पढ़ते हैं, है ना। रे मतलब किरण और वेव मतलब तरंग। आप लोग पढ़े होंगे किरण किसे कहते हैं मैथ्स में। किरण जो है रेखा का एक भाग है जिसके एक ही तरफ तीर का निशान रहता है। चाहे ये तीर यहां दे दीजिए, चाहे ये तीर यहां दीजिए, चाहे ये तीर यहां दे दीजिए, है ना। तो ये किरण हो गया। किरण क्या है? रेखा का पार्ट है जिसके एक ही तरफ तीर का क्या रहता है? निशान रहता है ना। तो ऐसा थोड़ा ही है कि अब प्रकाश जो है ऐसे हम टॉर्च जला दिए हैं तो प्रकाश ऐसे किरण दम आपको दिखेगा, किरण धाए 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 किरण निकल रहा है, नहीं। तो जो भी लाइट निकल रहा है उसको हम क्या करेंगे, जिधर की लाइट निकल रहा है उधर की तरफ तीर दे करके यानी कि किरण के माध्यम से हम उसको व्यक्त करेंगे। तो वही कह रहा प्रकाश की किरण का क्या अभिप्राय है। कहता है प्रकाश जिस पथ से गति करता है उससे प्रकाश की किरण कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए। एक लाइट टॉर्च हो गया एक, और इससे क्या हो रहा है, तो प्रकाश निकल रहा है इस तरीका से। प्रकाश निकल रहा है तो इसी प्रकाश को कहता है किरण के रूप में व्यक्त कर दो भाई। तो ये जो हमने देखा मैथ्स का एक ज्योमेट्रिकल मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, किरण। तो ये प्रकाश का किरण हो गया, इसलिए इसका नाम हम लिखेंगे अब प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण। कई बार जो है सिर्फ और सिर्फ किरण बोल करके काम चला लिया जाएगा, किरण। क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं प्रकाश का किरण कोण। कहता है कि किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलते हैं वो एक किरण के रूप में नहीं निकलता। कितने किरण के रूप में? एक किरण के रूप में नहीं निकलता है। मतलब कई सारे किरणें होंगे तो हम यहां पर कहेंगे प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज, है ना। अगर एक है, ये देख रहे हैं, ये किरण हो गया। लेकिन अगर कहे बहुत सारे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे किरण हैं, एक से अधिक है, तो इस जो ग्रुप है इसी को क्या कहेंगे हम? किरण पुंज कहेंगे। क्लियर हो गया। तब यहां से कहता है कि जो किरण पुंज है ये कई प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। माने किरण पुंज के यहां पर हम अब प्रकार बताना चाहेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले कहता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? कहता है वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। उससे कैसा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है। कैसा दिखेगा? इस तरीका से देख लीजिए। इसमें लगभग में जितने किरणें हैं वो सब एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो ये जो किरण पुंज हमने बनाया वो किस प्रकार का किरण पुंज हो गया? समांतर किरण पुंज। अगर एग्जाम्पल में बोलेंगे समांतर किरण पुंज कहां से निकल सकता है, तो सूर्य से निकलते किरण पुंज, यानी सूरज से जो प्रकाश आ रहा है उससे जितने भी किरणें होती हैं वो क्या होंगी? अनंत। सूरज से कहने का मतलब कि अनंत पर जो भी वस्तु होगा, अनंत पर स्थित
प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण पुंज वो सब क्या होंगे, अनंत पर अगर स्थित है तो वो जो आने वाली किरण पुंज होगा वो कैसा किरण पुंज होगा, समांतर किरण पुंज होगा। समझ में आया? तो इतना समझ में आ गया कि अगर प्रकाश स्रोत कहाँ पर है, अनंत पर है, तो वहां से जो भी किरण आएंगी उनके समूह को कैसा किरण पुंज कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्लियर हो गया? अब आ जाइए कौन सा किरण पुंज, अब आ जाइए अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे भाई? कहता है वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है या ऐसा प्रतीत होता है, ये भी चलेगा, ऐसा प्रतीत होता है, उसे कैसा किरण पुंज, जल्दी से बोलिए, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज क्या बोला, अभी का मतलब होता है केंद्रित या केंद्र, केंद्रित नहीं केंद्र, और सारी मतलब ऑल, किरण पुंज माने किरणों का समूह। तो जितने भी किरण पुंज होंगे देख लीजिए, एक बिंदु पर क्या हो रही है, फोकसित हो रही है। तो यहाँ जो ये जो किरण पुंज हमने बनाया वो कैसा किरण पुंज है, ये तीन मतलब तीन अभी है, बहुत सारे हो सकते हैं, आपका मन नहीं सर और दीजिए भाई। तो एक बिंदु पर क्या हो रहा है, सब केंद्रित हो रहा है। तो ये जो किरण पुंज बना है वो कैसा किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब बढ़ करके देखते हैं कौन सा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? कहता है वह किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे कैसा किरण पुंज कहते हैं? अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलना, मतलब कि अगर कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, तो इससे किरणें सारी क्या होती जाएंगी, निकल करके फैलते हुए चली जाएगी। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, सारी किरण पुंज है से क्या है, हाँ ये किरणों का जो समूह है कैसा किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज। आप अगर बोर्ड एग्जाम में बनाए तो इतना पेचीदा नहीं बनाने की जगह पे आप क्या करें, सिंपल 3 को किरण खींच दीजिए। ठीक है, हो गया काम। अगर आ गया कि अपसारी किरण पुंज क्या है तो आप बस इतना कर दीजिए। क्लियर? क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके अब मुझे लास्ट में अब देखना है, आज का लास्ट टॉपिक है पारदर्शी, पारभाषक और अपारदर्शक वस्तुएं क्या है। कहता पदार्थ है जो प्रकाश किससे पार होगा, किससे प्रकाश पार नहीं होगा, इसके आधार पे देखा जा रहा है कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। हम आपको पहले एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहेंगे, जैसे जल है, और एक ले लेते हैं तैलीय कागज, और एक ले लेते हैं ना तो कांच ही ले लीजिए, चलो ऐसा करते हैं कांच ले लेते हैं, कांच, घिसा कांच, और एक रजतित कांच, या जिसको हम दर्पण भी कह सकते हैं। अगर कांच है, इससे लाइट अगर हम क्या करते हैं, मान चलिए कि टॉर्च जलाते हैं तो लाइट एकदम आसानी से आर पार हो जाएगा। या मान के चलिए कि इधर से कोई देख रहा है, इधर में आप क्या है खड़ा है, तो आप आसानी से दिख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही घिसा कांच है, पूरा घिस दिए हैं, और तब यहाँ खड़ा रहिएगा, तब यहाँ से क्या किया जाएगा,
देखा जाएगा अगर तो बड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा, या नहीं के बराबर, यानी कह सकते धुंधला धुंधला ही दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। लेकिन यही रस्तित कांच, ये कांच था और इसको एक तरफ पेंट कर दिए, कलर चढ़ा दिए हैं, कोट चढ़ा दिए इस पे, और इधर में कोई खड़ा है, तब इधर से देखा जाएगा, है ना। यानी दर्पण है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है और इसको देखने का काम किया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं देखेगा। तो यहां से क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कांच से बिल्कुल प्रकाश पार हो रहा है, घिसा कांच से प्रकाश आंशिक रूप से पार हो रहा है, और इससे दर्पण से बिल्कुल प्रकाश पार नहीं हो रहा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला जो मिल रहा है पारदर्शी वस्तु या पदार्थ। वही पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे, वह वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वस्तु की जगह पे कई बार यहाँ पे माध्यम भी लिख सकते हैं। वह माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसा अभी तुरंत बोला हमने, कांच हो जाएगा, जल हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, etc कर लीजिए। ये सब कैसा पदार्थ वस्तु है, ये सब सारे के सारे कैसी वस्तु है, पारदर्शी वस्तु है, पहला। दूसरा में देखा जाए पारभाषक वस्तु, वह वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक रूप से ही आर पार हो पाती है, उससे क्या कहेंगे, जल्दी से बोलिए, उसे पारभाषक वस्तु कहते हैं। इसे कैसा वस्तु कहते हैं, जल्दी से बोलिए, पारभाषक वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बताइएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो घिसा कांच, बिल्कुल, और ले लीजिए तैलीय कागज और पतला सूती वस्त्र, वो भी चलेगा, है ना। प्रकाश थोड़ा बहुत पार हो जाता है उससे, है ना, बात की वस्तु उसमें दिख जाती है। अब हम क्या करते हैं, तीसरा अब अपारदर्शक वस्तु क्या हो जाएगा, वह वस्तु, इसका डिफिनेशन आप अपने से बनाइए। इसका क्या हो जाएगा, वह वस्तु जिससे प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं हो, यानी उसके बाद की रखी हुई वस्तु बिल्कुल भी नहीं दिखे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शक वस्तु कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर बोला जाए तो यहाँ पर क्या ले लीजिए, दर्पण, जो अभी बता रहे थे, दर्पण ले लीजिए, और ईंट, दीवार, जो भी अब मन करे वो ले लीजिए, जिससे लगता है कि इसके बाद की हम चीजों को नहीं देख पाएंगे। चलिए अब इसमें कुछ इसके आधार पर अब रेडी होता है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं भैया। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कहता है तैलीय कागज होता है, आंख बंद करके बताइए कि तैलीय कागज क्या होता है। अभी तुरंत पढ़े है कि तैलीय कागज जो होता है पारदर्शक नहीं, प्रकाश बिल्कुल नहीं करा के एकदम पार हो जाता है पूरी नहीं, अपारदर्शक ऐसा भी नहीं है, आंशिक रूप से पार होता है, तो ये मस्ट बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कह रहा किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज, किरण पुंज, ए और बी दोनों, प्रकाश पुंज भी कहेंगे, किरण पुंज दोनों, तो ये दोनों चलेगा, तो इसका जो मस्ट बी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, कौन सा हो जाएगा, सी। प्रकाश के यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर, अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर के आ पाऊं। तो मिलते हैं अब, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।